और इस समय हमारे साथ जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। एक चीज जो हमेशा मन में चलती है, खासकर कोरोना की इस महामारी के समय में, वो ये कि कोरोना के आने से ठीक पहले तक गजेंद्र जी हम चर्चा ये करते थे कि देखिए दक्षिण अफ्रीका में पानी खत्म हो गया है, देखिए दिल्ली में एक एक बूंद पानी की बहुत जरूरी है। अचानक कोरोना आया और उसके बाद हम कुछ देर के लिए पानी को भूल गए। तो कम से कम मंत्रालय के हिसाब से या सरकार के हिसाब से तो ऐसा नहीं हो रहा ना। हम कोरोना के जितना ही इस समय पानी भी सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम एकदम आ चुका है और जितनी समस्याएं होती हैं पानी से जुड़ी वो बस आने को है। श्वेता जी, मेरा सोचना इसके ठीक विपरीत है। जैसा आपने कहा, मुझे लगता है कि कोरोना के आने के बाद में व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर के, अपने हाथ धोने से लेकर के गर्म पानी पीने तक में जितना पानी के प्रति जो है चेतना लोगों की और बढ़ी है, वो समाज में जल संरक्षण और जल संचय के विषय को और आगे तक ले जाने में कामयाब होगी। जहाँ तक मंत्रालय का प्रश्न है, क्योंकि वाटर एसेंशियल कैटेगरी का सब्जेक्ट था, इसलिए एक दिन भी उस विषय में काम बंद नहीं हो पाया और लगातार हमने लॉकडाउन के प्रारंभ से लेकर के जल की उपलब्धता राज्य सुनिश्चित करें, राज्य सरकारें ठीक से प्रबंधन करें, इसके लिए बार बार उनसे आग्रह किया। और साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएं 2024 तक, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भी हमने राज्यों के मंत्रियों से भी व्यक्तिगत रूप से मैंने बात की, अधिकारियों के स्तर पर, सचिवों के स्तर पर बात करके जो कुछ भी काम इस समय में लॉकडाउन के चलते हुए जो डिज़ाइन का, प्लानिंग का, डीपीआर बनाने का, जो धरातल पर जाए बिना अगर जो हो सकता था टेबल पर, उन सब कामों को कंप्लीट करने का आग्रह किया। और 20 तारीख को लॉकडाउन 2 जिस दिन सीमा प्रारंभ हुई थी और उसके बाद में जो रिलैक्सेशंस दिए गए थे, उसमें क्योंकि सरकार ने, गृह मंत्रालय ने वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, नए कंस्ट्रक्शंस को अनुमति कर दिया था, तो हमने एक बार फिर राज्यों के साथ में आग्रह किया कि शीघ्र उन सब कामों को प्रारंभ करें ताकि हम तेज़ी के साथ में इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जहाँ तक पिछले वर्ष के परिप्रेक्ष्य में आपने बात कही है कि जो चेन्नई में जो स्थिति देखी या दक्षिण अफ्रीका में जो स्थिति देखी, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जिस तरह से बरसात हुई है और देश भर के जो 5,500 से ज़्यादा मध्यम और बड़े रिजर्वायर्स हैं, जो बांध हैं, उन बांधों में से कुल 132 बांध ऐसे हैं जिनकी हम यहाँ भारत सरकार में जिनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनके लेवल्स की, उनमें वाटर अवेलेबिलिटी की, इनफ्लो की, आउटफ्लो की। और कुल देश की जो जल संधारण क्षमता है उसका 66% पानी जो है इन 132 बांधों में आता है, लगभग 2/3 पानी आता है। इसलिए मोटे तौर पर इन 132 बांधों की जो परिस्थिति है उसको हम देश का व्यापक अनुमान ऐसा मान सकते हैं। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस बार यदि मैं 30 अप्रैल की तिथि को 2019 से कंपेयर करूं 2020 में, तो हमारे पास 56% पानी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। और पीछे गत 10 वर्ष 2019 से पहले के 10 सालों का एवरेज अगर मैं निकालूं तो भी उस एवरेज से इस वर्ष हमारे पास में 46% पानी एक्स्ट्रा है। और इस बार बर्फ़ भी पहाड़ की चोटियों पर, क्योंकि बर्फबारी बहुत लेट तक हुई है इसलिए बहुत है। इसलिए मोटे तौर पर हो सकता है किसी क्षेत्र विशेष में कहीं कोई चुनौती होगी, लेकिन मोटे तौर पर जो सरफेस वाटर रिलेटेड जितनी भी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, वहाँ निश्चित रूप से इस बार हालात पहले से बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और मैं मानता हूँ कि इस बार जो दृश्य हमने चेन्नई में पिछले साल देखा था, वैसी शायद आवश्यकता इस बार नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है लोगों को बहुत आश्वासन मिला होगा आपकी इस बात से। लेकिन लॉकडाउन का जो एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ था, वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी आपके लिए भी लेकर आया होगा। एक ऐसा लगा कि जितनी नदियां हैं वो बहुत स्वच्छता के साथ बह रही हैं। ये सिर्फ एहसास है या सचमुच में मंत्रालय के आंकड़े भी ऐसा कहते हैं कि गंगा या यमुना, उनको हम ले लें तो वो स्वच्छ हुई हैं पहले से ज्यादा? देखिए, निश्चित रूप से ये प्रश्न आएगा, इसकी संभावना और ऐसी बन सकता है, इसकी संभावना को हमने पहले ही समझा था। और जिस दिन लॉकडाउन इम्पोज हुआ था पहली बार 25 तारीख को, उसी दिन मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को
मेरे विभाग में, मेरे मंत्रालय में जो विभिन्न विभाग जो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए काम करते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, और इसके अतिरिक्त जो वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करने वाला सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनकी स्टेट विंग्स, जो IITs हमसे सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं उनसे, और इसके अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऐसे सारे संस्थान जो इस काम को करते हैं, उन सब को हमने आग्रह किया था कि गंगा और यमुना में, क्योंकि विशेष रूप से हम इसके ऊपर मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और देश की अन्य नदियों में भी इस अवसर को कि ये ऐसा दुर्लभ संयोग है, हालांकि मैं चाहूँगा कि ऐसा संयोग शायद भविष्य में जीवन में मेरे कभी नहीं देखना पड़े, लेकिन फिर ये भी एक ऐसा अवसर है जब देश के सारे कल कारखाने एक साथ बंद हैं, और क्योंकि जो नदियाँ या वाटर रिसोर्सेज जितने भी उनमें जो पोल्यूशन होता है वो दो कारण से होता है। एक, हम जो सुवेज ट्रीटेड अनट्रीटेड सीवेज जो है पानी नदी में छोड़ते हैं या जल स्रोतों में छोड़ते हैं, और दूसरा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के कारण से, और एक साथ सारी इंडस्ट्रीज बंद होने से हम ठीक आकलन कर पाएंगे कि पॉल्यूशन में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन या उसका स्टेक कितना है। तो हमने इसका अध्ययन करने के लिए बार बार पीरियडिकल सैंपल्स लिए। निश्चित रूप से इंडस्ट्री बंद होने के कारण से कुछ जो है परिणाम अवश्य हुए, लेकिन कुछ जो है बेहतर परिणाम आए हैं नदियों की क्वालिटी में, क्वालिटी ऑफ वाटर में कुछ फ़र्क पड़ा है। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो गंगा के हालात हैं और जो हम वीडियोस डिफरेंट चैनल्स पर और प्रिंट मीडिया में, वेब मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, ये केवल और केवल इसके कारण नहीं है कि लॉकडाउन हो गया है और इसके कारण इंडस्ट्री बंद हुई। पिछले कुंभ के समय में 22 करोड़ लोग देश दुनिया से आए हुए सब लोगों ने गंगा में पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो मिशन मोड में हमने काम किया, न केवल गंगा में बल्कि गंगा की सहायक नदियों में काम किया, उसका परिणाम देखा है। और मैं अक्टूबर के महीने में हमने एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन देवप्रयाग से लेकर गंगा सागर तक किया था, जिसमें WII के एक्सपर्ट्स भी थे, साइंटिस्ट भी थे, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लोग भी थे, कुछ अन्य वैज्ञानिक भी थे, और हमने पूरे गंगा के पानी का अध्ययन किया। मैंने भी देवप्रयाग से ऋषिकेश तक खुद नाव में आकर के ऐसे सारे वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके पूरी लंबाई तक हर 2-5 किलोमीटर में पानी नदी से सीधा पानी उठा करके पिया था, और मैंने कहा कि ऋषिकेश तक गंगा का पानी पीने के योग्य है, और इसके साथ में हरिद्वार तक ये परिस्थिति आगामी कुंभ से पहले बने, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन कुछ हद तक क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का इनपुट नहीं था, इसलिए कुछ हद तक जो है उसका प्रभाव भी पड़ा है। जहाँ तक यमुना का प्रश्न है, उसके और अन्य कारण भी हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद में यमुना का प्रवाह लगभग थम जाता है। जो कुछ भी पानी बहता है वो सूरज का वाटर होता है, चाहे वो दिल्ली से उत्सर्जित होने वाला ट्रीटेड अनट्रीटेड सूरज है। लेकिन इस बार इस लॉकडाउन के समय में जो बरसात हुई, उस बरसात के कारण से भी पानी का इनफ्लो बढ़ा था। जहां हम मानते हैं कि लगभग 100-200 क्यूसेक के बीच में पानी इस समय में बहता है यमुना में, वो लगभग 3000 क्यूसेक से ज़्यादा बह रहा था, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, एक तरफ बरसात हुई थी, दूसरी तरफ खेती का हार्वेस्टिंग सीजन था। इसलिए आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल, ये जो पानी निकालते हैं यमुना में से, उसकी गति भी कम हुई थी, उसकी आवश्यकता भी कम हुई थी। इसलिए पानी का प्रवाह ज़्यादा होने के कारण से जो है वो वाटर क्वालिटी इम्प्रूव हुई। इसलिए दो चीज़ें एक साथ सुनिश्चित हुई कि एक तो हमेशा के लिए ये बात तय हो गई है कि हम प्रवाह यदि नदी में बढ़ाएं, उसके फ्लो को सस्टेनेबल बनाएं, तो निश्चित रूप से पोल्यूशन को नदियों में कम किया जा सकता है। और हम सबको मिल करके उसके सातत्य के लिए, उसकी निरंतरता के लिए, उसका प्रवाह निरंतर बना रहे, इसके लिए भी साथ में काम करना पड़ेगा। एक बार और गंगा पर मैं आपसे स्पष्टीकरण ले लेना चाहती हूँ, चूंकि मतलब अभी से नहीं, 80 के दशक से हम देख रहे हैं कि हजारों करोड़ उसमें लगाने पड़े। अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट, उसके बाद अब आपका मंत्रालय जिस तरीके से ध्यान दे रहा है, आपका कहना है कि गंगा स्वच्छता को लेकर जो कार्यक्रम चल रहा था, जो STPs बन रहे थे, जो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट चल रहा था, वो सारी चीजें और अब लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का बंद होना गंगा को स्वच्छ करने की दिशा में बढ़ाए, और गंगा वाकई पहले से ज्यादा स्वच्छ है आंकड़ों के हिसाब से भी। देखिए, जैसा मैंने कहा कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के पैरामीटर पर कुछ प्रभाव इस समय में देखने को मिला है, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा
कि पिछले 5 वर्षों में मिशन मोड में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से नमामि गंगे मिशन ने काम किया है, इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका है। आज हम ये विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि गंगा में 100 ऐसी परियोजनाएं जो अनट्रीटेड सूएज को गंगा में गिरने से रोकने में कामयाब हुई हैं, वो पूरी हो चुकी हैं। 300 से ज़्यादा परियोजनाओं पर जो गंगा और गंगा की सहायक नदियों पे उन पर काम चल रहा है। कानपुर का जो है जाजमऊ ड्रेन हम सब ने देखा है, जहाँ कि इतना बड़ी मात्रा में 130 करोड़ लीटर पानी रोजाना गंगा में अनट्रीटेड जाता था, वो आज कम्प्लीटली बंद हो गया। कानपुर में जहाँ किसी भी तरह की एक्वाटिक लाइफ नहीं बची थी, आज वो सारी रिवाइवल हुई है। इसलिए पिछले 5 वर्षों में जो काम हुआ है उसके कारण से गंगा का लगभग सारा स्ट्रेच, ये लॉकडाउन तो 22 मार्च से जनता कर्फ्यू के बाद में आया, लेकिन उससे पहले भी गंगा का बैरिंग अ फ्यू छोटे से स्ट्रेचेस कोई हैं, एक तो उन्नाव के बाद में एक आध जगह और अगर मैं छोड़ दूं बंगाल में, तो बाकी पूरी गंगा का पानी जो है 2500 किलोमीटर तक लंबी गंगा का पानी जो है वो बैदिंग क्वालिटी पानी था, जो एक रिवर से एक नदी के पानी से अपेक्षा की जा सकती है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि इस लंबाई की नदियाँ, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई की नदियाँ, यदि दुनिया की सारी नदियों को हम देख लें, चाहे वो डैन्यूब है, चाहे राइन है, चाहे थेम्स है और या कोई और भी है, तो उन 10 सबसे स्वच्छ नदियों में से एक नदी जो है वो हमारी गंगा नदी है। आज हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकते हैं, गर्व के साथ में ये बात कह सकते हैं। और जबकि परिस्थितियां उन नदियों में और हमारी नदी में बहुत फर्क है। हर रिवर इज ए लिविंग रिवर। हमारे यहाँ नदी में रोज लगभग पूरे नदी क्षेत्र पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना स्नान करते हैं, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इतने ही लोगों को हमारे यहाँ जो है, इतने से भी ज्यादा जानवरों के पीने की व्यवस्था सीधे नदी के तट पर उस नदी के माध्यम से होती है। इसलिए उन नदियों के तुलना में जो यूरोप की नदियां हैं या अन्य देशों की नदियां, उनकी नदियों की तुलना में हमारी लिविंग नदी होते हुए भी हमारा जो है पानी उनके समतुल्य और उनके बराबर साफ हुआ है। ऐसी कामयाबी हमने प्राप्त की है। और यदि हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राइन को ट्रीट करने में जर्मनी को 30 साल लगे। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से एक प्रपोजल है कि गंगा जल का प्रयोग हो कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए। इस बात को लेकर, हालांकि आईसीएमआर ने बाद में इसे खारिज कर दिया था, लेकिन इस बात को लेकर जरा मैं स्पष्टीकरण, मैं समझना चाहूंगी इसके पीछे की सोच क्या थी। देखिए, गंगा के पानी के गंगत्व को लेकर के इस नदी पर काम करने वाले अनेक शोधार्थियों ने अनेक तरह की अपनी स्टडीज को, रिपोर्ट्स को रखा है। उन्होंने इस बात को लेकर के, जिसको हम सब मानते हैं कि गंगा के जल को यदि एक पात्र में भर करके 100 वर्ष तक भी रख दिया जाए तो उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया पैदा नहीं होता, उसमें सेल्फ क्यूरेटिव ऐसी प्रॉपर्टीज पाई गई। इससे पहले भी जो है वो अनेक संस्थानों ने अध्ययन किया था और उन्होंने ये पाया है कि गंगा के पानी में अन्य नदियों के पानी की अपेक्षा कुछ जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एडिशनल प्रॉपर्टीज अवश्य हैं। गंगा के प्रवाह क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे शोधार्थियों ने पत्र लिख करके नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को आवेदन किया था, आग्रह किया था कि इस समय में क्या ये पानी इस तरह के उपयोग में आ सकता है या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, अगर ऐसा है तो इसकी जांच की जानी चाहिए। हमने उन सारे पत्रों को आईसीएमआर को आगे के अध्ययन के लिए फॉरवर्ड किया था कि आप यदि उपयुक्त समझें तो आप इसको जो है वो अपनी तरफ से अध्ययन करवा लें। लेकिन उन्होंने अभी कहा है कि ऐसा अध्ययन करना अभी न तो समीचीन है और न अनुकूल है। फिर ठीक है, हमारे पास में जो विषय आया था हमने आगे उसको आईसीएमआर, क्योंकि इस विषय में काम करने वाली संस्थान है, हमने उसको भेजा था। मतलब अध्ययन के लिए आपने वो चिट्ठियां भेजी थी, दूसरों के जो बाकी इन्हें भेजा था। अच्छा, एक दिलचस्प आंकड़ा है WHO की तरफ से शेखावत जी, जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। WHO के अनुसार, चूंकि हम देश में भी कहते हैं कि आप अपने हाथ कई बार धोएं, उसका कहना है कि एक 20 सेकेंड हैंड वॉश 5 ग्लास पानी, 4 से 5 ग्लास पानी की आवश्यकता होती है उसके लिए, विच इज अबाउट 1.5 लीटर्स। ये अज्यूम किया जाता है कि एक व्यक्ति अगर 15 से 20 बार अपना दिन में कोरोना के समय में हाथ धो रहा है तो 75 से 100 लीटर की एडिशनल आपूर्ति की जरूरत होगी। क्या ये अनुमान एक अतिशयोक्ति है या फिर आज की सच्चाई है? देखिए, मुझे लगता है कि WHO में जो वैज्ञानिक
या जो जो WHO में काम करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे उन देशों से आते हैं जहाँ पानी प्रचुरता के साथ में उपलब्ध है, 24 घंटे टैप वाटर आता है। उनके हाथ धोने के तरीके, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ पश्चिमी राजस्थान के सुदूर जो है रेगिस्तान से, उसके हाथ धोने के तरीके में बहुत फ़र्क होगा। हम खाना खा करके हाथ धोने में हमको जितने पानी की आवश्यकता पड़ती है, शायद मुझे लगता है कि हाथ तो हम भी उतने ही स्वच्छ करते होंगे, हमारे भी हाथ उतने ही स्वच्छ होते होंगे जितनी उनको आवश्यकता पड़ती है, उसकी तुलना में 10वां हिस्सा भी नहीं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप नल खोल करके साबुन हाथ में लेकर के 20 सेकंड तक का हाथ जो है अपने साबुन हाथ से मलें, और उस समय तक आपका नल खुला रहे तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको 1.5 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लीटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन एक बार हाथ गीले करके साबुन लेकर के मलें और उसके बाद में अगर हाथ धो दे तो मुझे लगता है आदमी जो है 200-300 ml में भी अपना काम चला सकता है। हमने जल संरक्षण को लेकर के जल के जो अभियान चलाया था उसमें साथ साथ में इस विषय को भी रखा था, और मैंने तो व्यक्तिगत रूप से लोगों से आग्रह भी किया था और एक कैंपेन भी सोशल मीडिया के माध्यम से, वेब मीडिया के माध्यम से चलाया था कि ये समय जब हमको पानी का उपयोग करने की, अधिक पानी का उपयोग करने की आवश्यकता है, बार बार हाथ धोने पड़ेंगे, तो हम जल का उपयोग करते समय विवेकपूर्ण ढंग से करें ताकि इसके कारण से कोई चुनौती न खड़ी हो। नहीं, ये अपील बहुत जरूरी है और ये घर घर तक पहुंचनी चाहिए कि आप जब हाथ धो रहे हैं, चाहे 20 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन आप नल को बंद करके उस समय रखते हैं। लेकिन आपने अपने गृह राज्य की बात की तो मैं आपकी गृह राज्य की तरफ ही चलती हूँ। मैं राजस्थान में जिस तरीके से कोरोना से मुकाबला किया जा रहा है, आपके हिसाब से पर्याप्त है या फिर राजस्थान कुछ गलतियां भी कर रहा है? नहीं, निश्चित रूप से कुछ कमियां अवश्य रही हैं, और वो कमियां नहीं रहती तो जो सरकार अपना भीलवाड़ा के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही थी, वो सरकार राजधानी में सरकार की नाक के नीचे या मुख्यमंत्री के गृह जिले में या मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जाकर के असफल नहीं होती। कहीं न कहीं सरकार ने राजनीतिक मजबूरियों को लोगों के स्वास्थ्य पर तरजीह दी, उसके कारण से राजस्थान में ये दुर्दशा हुई। और अब तो राजस्थान के हालात और भी खराब हुए हैं कि राजस्थान के प्रवासियों को लेकर के जिस तरह की राजनीति की गई, पहले ये कहा गया कि हमको बस की अनुमति केंद्र सरकार नहीं दे रही है, उसके बाद में जब बस की अनुमति मिली तो कहा कि रेल की अनुमति दे, जब रेल की अनुमति ली तो किराए को लेकर के विवाद खड़ा हुआ, और फिर उसके बाद में रेल चलाने के बजाय जो लोग वैध परमिशन लेकर के आ रहे थे उन सबको भी बॉर्डर्स पर पिछले 2 दिन से रोक दिया गया। मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार के लिए इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है कि कहाँ चूक हुई है, किन कारणों से चूक हुई है, ताकि हम और इसको दुरुस्त करके और तेजी के साथ में इसके ऊपर काम कर सकें। पर वो भीलवाड़ा मॉडल भले ही सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन वो तो सफल मॉडल था, उसका इस्तेमाल भी दूसरे राज्यों में किया गया। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भीलवाड़ा मॉडल में अगर किसी की पीठ थपथपाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार की थपथपाई जाने के योग्य होती तो वही भीलवाड़ा मॉडल लागू करने वाली सरकार जयपुर में आकर के क्यों विफल हुई, ये अपने आप में एक विचार का प्रश्न है। या मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में जाकर के क्यों विफल हुआ, यह अपने आप में एक विचार का प्रश्न है। क्योंकि ये राजनीति का समय नहीं है, न अवसर है, इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये कहूँगा कि भीलवाड़ा में अगर सफलता मिली तो वो सफलता का अगर कोई वास्तविक हकदार जिसकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए तो वो भीलवाड़ा की जनता थी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए अगर एक थाना क्षेत्र के कुछ लिमिटेड एरिया में अगर कर्फ्यू लगाना पड़े तो आसपास के 4 थानों की पुलिस या रिजर्व पुलिस को बुलाना पड़ता है। पूरे किसी एक थाने क्षेत्र में लगाना पड़े तो जो है पड़ोस के जिले से पुलिस बनाने की नौबत आती है। अगर पूरे जिले में लगाना पड़े तो पता नहीं कहाँ कहाँ से फोर्स मोबिलाइज करनी पड़ती है। भीलवाड़ा जिले में जो कर्फ्यू लगाया गया था, उस कर्फ्यू में एक भी सिपाही बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जनता स्वमति से, अपनी स्वप्रेरणा से खड़े होकर के और इसमें सहयोग करने के लिए आगे आई थी। समाज सेवी संस्थाओं ने समाज को संभाला था। अन्यथा परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि जो है वो जो सरकार प्रशासन उसका श्रेय ले पाती। और उसके बाद में भी यदि किसी को श्रेय मिलना चाहिए तो स्थानीय प्रशासन के लोगों को मिलना चाहिए। अन्यथा सरकार तो जो भीलवाड़ा में सफलता के दावे करती थी वो आगे आकर के उसकी विफलता की कलई सबके सामने खुल गई है। जहाँ तक लोगों का सवाल है, समाज ने जिस तरह से संभाला है, सामाजिक संस्थाओं ने जब तक गरीब लोगों के भोजन की चिंता की
तब तक भोजन ठीक से मिल रहा था। और अब पिछले 10 दिन से जब से सामाजिक संस्थाओं ने कदम पीछे खींचे हैं, सरकार के आचरण के कारण, सरकार के व्यवहार के कारण, उनके दबाव के कारण, जिस तरह की परिस्थितियां बनी उसके कारण से हतोत्साहित होकर के, तो आज हम सामने देख रहे हैं कि वहां किस तरह की परिस्थिति बनी है। रोजाना समाचार पत्रों में और मीडिया के चैनल्स के माध्यम से खबरें आ रही है कि क्वारंटाइन सेंटर्स में अव्यवस्थाएं हैं, वहाँ भोजन ठीक से नहीं मिल रहा है, वहाँ भोजन मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी को लेकर के 40 दिन तक जब समाज कर रहा था क्वालिटी को लेकर के एक भी प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। आज जब सरकार के जिम्मे पे आया, कंधे पर ये बोझ है, तो क्वालिटी को लेकर के 50 तरह के प्रश्न खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर खुले मन से विचार करने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमसे बातचीत करने के लिए।